जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे खामेनेई की तारीफ से मच गया सियासी बवाल। ईरान पहुंचे शहबाज शरीफ ने दिया ऐसा बयान कि इस आतंकिस्तान की भूमिका पर अमेरिकी सांसदों ने खड़े कर दिए सवाल। दोस्तों, कहा याद रखें डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की क्या है हकीकत। अमेरिकी सांसद ने कैसे शहबाज शरीफ के देश पाकिस्तान को खूब लताड़ा, क्या है असली मुद्दा। दोस्तों, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। ऐसा क्यों हुआ कि खामनेई के जनाजे में पहुंचे शहबाज शरीफ तो उधर अमेरिका भड़क उठा। ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने। इतना ही नहीं दोस्तों, एक तरफ जहां शहबाज और मुनीर पहुंचे ईरान, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से तनातनी के बीच अचानक भारत पहुंचे अफगानिस्तान के मंत्री। बड़ी हलचल, बताएंगे क्या है कारण। तो वहीं दोस्तों, एक खबर पूरे भारत में फैल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस गया चीन। आपको बताएंगे इसका हकीकत क्या है। दोस्तों, क्या है रियलिटी, जहां पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहां पर देखा जा रहा है कि सैनिक और वहां के लोकल लोगों के साथ तगड़ी झड़प हो रही है। बताएंगे क्या है इसकी रियलिटी दोस्तों। वहीं बताएंगे इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी जी, तो कांग्रेस ने नेहरू और बीजू पटनायक को क्यों किया याद, क्या है इसके पीछे की वजह है। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी अपडेट आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं और भारतीय सेना हर तरीके से माकूल जवाब देने के लिए सक्षम है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उनकी तारीफ करना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका को लेकर भी इन अमेरिकी सांसदों ने एक बार फिर तगड़े सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट ने शहबाज शरीफ पर तीखा हमला कहा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद, ओसामा बिन लादेन और ईसाइयों के खिलाफ भेदभाव वाले कानूनों की याद दिलाते हुए कहा कि ऐसा देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने के लायक नहीं है। स्कॉट ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि इस्लामाबाद ध्यान रखे कि हम सब कुछ देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस अमेरिकी नाराजगी का पाकिस्तान की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या है जानकारी बता दें। रिक स्कॉट ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो आप सामने देख पा रहे हैं, लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे नेता की तारीफ कर रहे हैं जिसे वो बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए जिम्मेदार मानते हैं। स्कॉट ने कहा कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने वाला देश बता रहा है, मध्यस्थ देश बता रहा है, उसके प्रधानमंत्री का यह बयान उसकी निष्पक्षता पर तगड़े सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि अगर कोई देश मध्यस्थ बनना चाहता है तो उसे दोनों पक्षों के बीच बराबर दूरी बनाए रखनी चाहिए। आपको बता दें आखिरकार शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या कहा कि अमेरिका तक बवाल मचा है। दोस्तों, तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में शहबाज शरीफ ने अयातुल्ला अली खामेनेई को महान विद्वान और बड़ा नेता बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उन्हें हमेशा याद रखेंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान ईरान के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी और पाकिस्तान हर परिस्थिति में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। यही बयान दोस्तों अमेरिका में कई नेताओं की नाराजगी की वजह बन गया। ऐसे में अमेरिकी सीनेटर ने अपने पोस्ट में पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड पर तगड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये वही देश है जहां ओसामा बिन लादेन कई साल तक छिपता रहा। उन्होंने पाकिस्तान में ईसाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ब्लास्फेमी कानूनों का भी जिक्र किया। स्कॉट ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान उतना ही भरोसेमंद मध्यस्थ है जितना हमास को पनाह देने वाला कतर। आखिर में उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद ध्यान रखे कि हम सब पर नजर बनाए हुए हैं, हम सब तुमको देख रहे हैं। अगर अमेरिकी नेताओं की ये नाराजगी ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। अमेरिका पहले ही आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख बताता रहा है, या यूं कहे कि सख्त रुख रखता रहा है। ऐसे में अगर वॉशिंगटन को लगे कि इस्लामाबाद ईरान के ज्यादा करीब जा रहा है तो दोनों देशों के रिश्तों पर तगड़ा असर पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान की उस कोशिश को भी झटका लग सकता है जिसमें वो खुद को क्षेत्रीय शांति का अहम खिलाड़ी दिखाना चाहता है। अमेरिका की इस नाराजगी के बाद
सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अब क्या करेगा पाकिस्तान। आपको बता दें फिलहाल पाकिस्तान सरकार की ओर से रिक स्कॉट के बयान पर कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस्लामाबाद इस विवाद को ज्यादा तूल नहीं देना चाहेगा और अमेरिका के साथ रिश्तों को सामान्य बनाए रखने का प्रयास करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान ईरान के साथ अपने पुराने संबंध भी कमजोर नहीं करना चाहेगा। ऐसे में शहबाज सरकार को दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान का अगला कदम उसकी विदेश नीति की दिशा तय कर सकता है। दोस्तों तो यह है सबसे बड़ी जानकारी। खामनेई के जनाजे में पहुंचकर खामनेई की तारीफ करना भारी पड़ गया शहबाज शरीफ को और उसके मध्यस्थता पर बड़े सवाल खड़े हो गए। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि मत भूलो, याद रखो कि पाकिस्तान की क्या थी हकीकत। अब ऐसे में अमेरिकी सांसद के द्वारा शहबाज और पाकिस्तान को लताड़ लगाने पर आपकी क्या है निजी राय। दोस्तों क्या आप इसका समर्थन करते और मानते हैं कि पाकिस्तान की यही हरकतें हैं जो उसको बार बार एक सुनहरा और नया अवसर मिलता है जलील होने का, और पाकिस्तान की जो पूंछ है वो ठीक डॉगी की तरह है जो टेढ़ी की टेढ़ी है और कभी सीधी नहीं हो सकती, यानी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता पाकिस्तान। तो अपनी राय दीजिएगा कमेंट में दोस्तों, लेकिन रिक्वेस्ट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगना, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों इतना ही नहीं, वहीं अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा कि भारत और अमेरिका अपने रिश्तों में भरोसा फिर से कायम कर सकता है। पूर्व अमेरिकी एनएसए ने बालाकोट स्ट्राइक पर किया बड़ा खुलासा, कहा ट्रंप ने ऐसा करके बड़ी गलती की। दोस्तों आपको बता दें जॉन बोल्टन ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की दशकों की कोशिशों को खतरे में डालने के लिए ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की। बोल्टन ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमेरिका ईरान युद्ध, पाकिस्तान, चीन और नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच तनाव, खासकर अमेरिका ईरान युद्ध में भारतीय नाविकों की मौत के बारे में बात की है। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने इंटरव्यू में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूसी तेल खरीद के लिए भारत पर असमान रूप से भारी टैरिफ लगाने से दोनों देशों के संबंध काफी बिगड़े हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए इसे दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के लिए हानिकारक बताया है। बोल्टन का मानना है कि ये नीतियां भारत को रूस चीन धुरी की ओर धकेल सकती है। हालांकि उन्होंने इन तनावों को अस्थायी माना है। दोस्तों जॉन बोल्टन ने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने को क्रेडिट लेने की कोशिश करके ट्रंप ने बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि 2019 में पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकी हमले हुए थे। हमने भारत और पाकिस्तान से बात करते हुए पूरी रात जागकर बिताई थी। मामला उनके बीच सुलझ गया था और हमने उसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया था। इसके अलावा रूसी तेल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत को जरूरत से ज्यादा निशाना बनाया। उन्होंने चीन या पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं बढ़ाए थे। मैं समझ सकता हूं कि टैरिफ से जुड़े इन फैक्टर्स ने भारत अमेरिका संबंधों को कैसे नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों उधर आपको बता दें पाकिस्तान से तनातनी के बीच अचानक भारत क्यों पहुंचे अफगानिस्तान के मंत्री। पाकिस्तान में बड़ी हलचल। दरअसल पाकिस्तान से तनातनी के बीच अफगानिस्तान के एक मंत्री अचानक भारत पहुंच गए हैं। भारत हमेशा से अफगानिस्तान का मददगार रहा है। इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पोस्ट किया है। अफगानिस्तान के मंत्री की गर्मजोशी के साथ स्वागत की विदेश मंत्रालय ने एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल जी ने सोशल मीडिया एक्स पर अफगानिस्तान के मंत्री के नई दिल्ली पहुंचने की जानकारी दी। उन्होंने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रणधीर जायसवाल जी ने एक्स पर लिखा कि आपसी हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने की उम्मीद है। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़पें हुई थी, जिसके बाद इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। वहीं आपको याद होगा करीब 3 हफ्ते पहले ही भारत ने अफगानिस्तान को 5 टन जरूरी दवाओं की खेप भेजी थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा था कि यह मदद अफगानिस्तान के लोगों की सेहत और भलाई के लिए भारत की लगातार मानवीय प्रतिबद्धता को दिखाती है। भारत अपनी जारी मानवीय सहायता कोशिशों के तहत दवाओं, टीकों और राहत के अन्य सामानों के जरिए अफगानिस्तान की लगातार मदद करता रहा है। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी तड़कती भड़कती और ट्रेंडिंग जानकारी की, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर घुसा चीन। क्या वाकई में ऐसा है? क्या सच में ऐसा हुआ है? भारत में नॉर्थ ईस्ट को लेकर चल क्या रहा है? क्या है इसकी रियलिटी, आपको बता दें।
सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दावे किए जा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भारत के अंदर कई किलोमीटर चीनी सेना घुस चुकी है, लेकिन भारत में रॉ के लिए पहले काम कर चुके एक जासूस ने बताया है कि जिन वर्दी वाले लोगों को चाइनीज फौज बताया जा रहा है वे दरअसल नॉर्थ ईस्ट के विद्रोह संगठन के लोग हैं। दोस्तों, पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने एक्स पर सोशल मीडिया पर चल रहा वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है, जो आप सामने देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस समय कई ऐसे वीडियोस फैलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से दावा यह किया जा रहा है कि चीन की सेना यानी चाइनीज आर्मी हमारे इलाकों में घुस चुकी है और ये पूरे तरीके से झूठ है। जी हाँ, उन्होंने आगे बताया कि लोग वीडियोस में जिन्हें चीन की सेना समझ रहे हैं वे असल में नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय विद्रोही संगठन के लोग हैं। उनका कहना है कि जिसे चीनी सेना की घुसपैठ कहा जा रहा है असल में उसमें शामिल लोग यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF के लोग हैं। दोस्तों, खुफिया एक्सपर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि जिस वीडियोस को अरुणाचल प्रदेश का बताया जा रहा है वो दरअसल मणिपुर के फयांग क्षेत्र का है और वो भी 5 दिन पुराना हो चुका है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के नाहा आदिवासी संगठन ने दावा किया था कि उनकी पुश्तैनी जमीन और चारागाहों पर अब चीनी की सेना PLA का कब्जा है, जहां कुछ समय पहले तक वे मवेशी ले जाया करते थे और वन उत्पाद लेकर आते थे। लेकिन भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तरह के चीनी सेना की घुसपैठ का खंडन किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि उसने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखे हैं कि चीनी PLA ने अरुणाचल प्रदेश में कैंप लगा लिए हैं और PLA ने अतिक्रमण किया है, लेकिन यह रिपोर्ट पूरे तरीके से भ्रामक और गलत है, आधारहीन है। आशा करते हैं अब आप क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रही थी जहां पर देखा जा सकता है कि सैनिक लोग ग्रामीण लोगों को खदेड़ रहे थे, लेकिन अब हकीकत पता चला है कि यह चीनी सेना नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के विद्रोह संगठन के लोग हैं। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों? और इसीलिए ऑथेंटिक खबर, सच्ची खबरों को पाने के लिए पहली बार इस वीडियो को देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि हर सच्ची खबर चाहे थोड़ी देर से ही मिले लेकिन सच्ची खबर आपको मिलेगी दोस्तों। इसीलिए ऐसा अवश्य कर लीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इतिहास में बने इकलौते नेता, जी हां, इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कांग्रेस ने नेहरू और बीजू पटनायक को क्यों किया याद, आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया पहुंचे हैं और मंगलवार उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने ये पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किए जाने पर एक और जहां बधाइयां मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इतिहास में ऐसे इकलौते नेता के तौर पर याद किए जाएं जिन्होंने अवार्ड और सम्मान पाने के लिए दुनिया भर की यात्राओं में टैक्स देने वालों का हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। इसके उलट साम्राज्यवादी विरोधी सोच, लोकतंत्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान इतना अहम था कि उनके निधन के दशकों बाद भी उनकी विरासत का सम्मान किया जाता है। पवन खेड़ा ने कहा कि जिस अवार्ड का जश्न आज मोदी जी के समर्थक मना रहे हैं, वही अवार्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1995 में मरणोपरांत दिया जा चुका था। यही पुरस्कार बीजू पटनायक को भी इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में प्रदान किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि ये उनके ठोस कार्यों के लिए था, ना कि लॉबिंग के माध्यम से। ये तगड़ा और गंभीर आरोप लगाया है दोस्तों कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहे अवार्ड पर। ऐसा लग रहा है कि PM मोदी जी को जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, इससे कांग्रेस जलता और भुनता दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं बेबुनियाद तरीके से घेरने का प्रयास कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को। हालांकि हम आपकी राय जानना चाहते हैं इस मुद्दे पर दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेसियों का कहना सही है या फिर ये कहीं ना कहीं जेलसी की भावना है? जो भी आपकी राय हो जाहिर तौर पर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में भारत के लिए पाने वाले इस अवार्ड के लिए उनको कांग्रेचुलेशन या फिर बहुत बहुत बधाई PM मोदी कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। वहीं जानकारी यह भी है कि 32 किलोमीटर का एक समुद्री पैसेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की राजनीति और कूटनीति में कैसे उथल पुथल मचा सकता है ईरान वॉर के दौरान। इसे पूरी दुनिया ने देख लिया। ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके मुल्कों का ईंधन सप्लाई चौक कर दिया। कच्चे तेल की कीमतें दनादन बढ़ने लगी। आखिर दुनिया की 20% ईंधन सप्लाई इसी हॉर्मुज से होती है। लेकिन कैसे मलक्का के मुहाने पर भारत की रणनीतिक एंट्री हुई है। सवांग पोर्ट बनेगा हिंद महासागर का नया हॉर्मुज दोस्तों। अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर हिंद प्रशांत में अपना हॉर्मुज
हरमुज बनाएंगे। ये हरमुज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के एंट्री पॉइंट पर स्थित है। यहाँ से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट मात्र 100 मील यानी कि 160 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कदम के साथ भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर में चीन का सारा गेम प्लान बदल देंगे। दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री रणनीति को नई धार देते हुए भारत और इंडोनेशिया ने सबांग पोर्ट के संयुक्त विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों ने इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह को विकसित करने पर सहमति बनाई है। इसे आधुनिक रूप दिया जाएगा और इस द्वीप पर भारत का दखल बढ़ेगा। इंडोनेशिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सबांग बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ मलक्का के प्रवेश द्वार पर स्थित है। खास बात यह है कि सबांग पोर्ट भारत के महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से लगभग 100 मील यानी कि 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपकी क्या राय है दोस्तों इस मुद्दे पर? जाहिर तौर पर कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दें, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, चुनाव प्रबंधन, सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक सहयोग समेत करीब 20 महत्वपूर्ण समझौतों MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में रही, जहां भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल उपलब्ध कराएगा। इसे भारत के रक्षा निर्यात और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों? जाहिर तौर पर कमेंट करके बताइएगा। वहीं जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।